हमने जैसे देखा कि इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वाटर परमिएबल होता है, फिर आगे जाके वाटर इम्परमिएबल हो जाता है और परमिएबल टू सॉल्यूट्स हो जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जस्ट सपोज कि अगर नेफ्रॉन स्ट्रेट होता, हेयर पिन लूप में नहीं होता, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक नेफ्रॉन ले लेते हैं जो कि बेसिकली एक स्ट्रेट फैशन में है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक, ये आपका प्लाज्मा फिल्टर होके आ गया, तो हमें मालूम है इनिशियली कितना होगा, 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इसकी कंसेंट्रेशन होगी, और फिर ये नीचे जाएगा, ठीक, यहाँ पे भी 300 रहेगी, ठीक, यहाँ पे 1200 रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो कि मैं एक इनिशियल स्टेप की बात करूं कि ये नेफ्रॉन पहली बार काम करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोई काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, बस एक नेफ्रॉन है और यहाँ से ये फिल्ट्रेट पहली बार आया है, तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेट की 300 होगी, ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा कि बेसिकली यहाँ से अगर मान लो कि ये हो गया 400, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ तक क्या हो रहा था, वाटर परमिएबल था स्टार्टिंग पार्ट, तो मान लो कंसेंट्रेशन 400 हो गई, ठीक। अब जैसे ही वो असेंडिंग पार्ट में आएगा, तो असेंडिंग पार्ट में क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियम है ना मेडुला का, तो वो भी मान लो अगर 300 के उस पे है, ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम की भी 300 है, ठीक, तो क्या होगा कि सॉल्यूट वाटर इम्परमिएबल है, ठीक, और इसकी अभी 400 है, ठीक। तो मुझे ये बताओ, कंसनट्रेटेड ज़्यादा ये है फिल्ट्रेट, तो सॉल्यूट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक, तो ये ऐसे ट्रांसफ़र होने लगेंगे और एक दूसरे से इक्विलिब्रिएट करेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 300 है, ये 400 है, तो आपस में बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे थ्रू सॉल्यूट्स, ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो डिस्टिल पार्ट है ये वाटर इम्परमिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो मेडुला का जो होगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान लो 300 हो गया, और आगे गया तो ये मान लो 500 हो गया, ये 200 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रैवल करेगा आगे जाके, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा। अब बात ये, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नेफ्रॉन को स्ट्रेट फैशन में रखूंगा ना मैं, तो बेसिकली जो ग्रेडियंट है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक सिंपल नेफ्रॉन की जो होती है वो 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये 500 है, ठीक, यहाँ पे ये 500 हो गया और ये 200 हो गया। तो मान लो अगर, चलो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये दोनों इक्विलिब्रिएट करेंगे, ये हो गया 500, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे 300 बाहर है और अंदर 500 है, ठीक। तो इनको इक्विलिब्रिएट करने के लिए यहाँ से सॉल्यूट्स उठ के इंटरस्टिशियम में आएंगे, तो इस वजह से इसका कम होने लगेगा और कम होते होते मान लो ये 300 पे आ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी और जो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी, वो 200 है। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ वो 200 हुआ। ये तब पॉसिबल है जब नेफ्रॉन आपका स्ट्रेट यूनिट में रखा गया है, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं इस नेफ्रॉन को लूप फैशन में रख दूंगा अगर, तो ये जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई होके ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एज सच अगर नेफ्रॉन स्ट्रेट फैशन में रखा हुआ है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना अचीव हो रहा है, सिर्फ 200 मिली ऑस्मोल्स का हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं हेयर लूप पिन फैशन में रखूंगा, गोल घुमा दूंगा यूटर्न में, तो फिर इसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कई टाइम्स, कई फोल्ड आगे मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लूप में रखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसका कंसंट्रेशन, वो जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है वो बन कैसे रही है, ठीक है, और फिर वो बन के 300 से 1200 तक क्यों आ रही है वो समझते हैं, ठीक। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ये नेफ्रॉन है, ठीक, इसका ये लूप है, ये लूप ऑफ हेनली हो गया, फिर यहाँ से थिक असेंडिंग लूप लिम्ब हो गया, फिर डीसीटी, और फिर अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये समझाया था कि स्टार्टिंग में वाटर बाहर आता है, ठीक है, और यहाँ से असेंडिंग वाले पार्ट से सॉल्यूट्स बाहर आते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि हमें ये मालूम है कि यहाँ से अगर ऐसे मैं बना दूँ,
तो ऊपर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, आउटर पार्ट, और इनर को हम लोग बोलते हैं मेडुला। ठीक, तो हमें ये बेसिकली समझना है कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम बोलते हैं। ठीक है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऐसा होता है कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव हो जाती है जितना अंदर आप जाओगे मेडुला की तरफ। ठीक है, तो उसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो इंक्रीज करती चली जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो सॉल्यूट्स इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से अंदर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होकर इस इंटरस्टिशियम में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक, तो इन सॉल्यूट्स की और भी सॉल्यूट्स हैं, इनकी वजह से हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेडुला की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई फिल्ट्रेट है और उसकी ऑस्मोलैरिटी उतनी ही होगी जितने उस लेवल पर वो होगा। ठीक है, तो अगर ये धीरे धीरे नीचे फिल्ट्रेट ट्रैवल करेगा, तो मुझे ये बताओ, अगर ये वाटर परमिएबल है और सॉल्यूट इम्परमिएबल है, तो यहाँ पर ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी की वजह से क्या होगा, खींचेगा। ठीक है, पानी को खींचेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो खींच नहीं पाएगा, तो इसमें से पानी बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट तो उतना ही है। तो जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा फिल्ट्रेट, उसकी भी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यहाँ पे सॉल्यूट्स हैं, इनकी वजह से हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मान लो यहाँ पे कभी ये था ही नहीं, हाइपर ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, और यूरिन और ये वाला नेफ्रॉन फर्स्ट टाइम फंक्शन करना स्टार्ट किया इसने। ठीक है, तो पहली बार क्या होगा कि यहाँ पे भी 300 होगा और फिल्ट्रेट में भी 300 होगा मिली ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक, तो अब मान लो कि पहली बार नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट पास हो रहा है, तो जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचेगा तो इसमें से ये निकल जाएंगे सॉल्यूट्स। ठीक है, और ये आगे पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो मान लो अगर वाटर रीअब्जॉर्ब भी हो गया, तो जब यहाँ पहुँचेगा वो, तो कुछ कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पार्ट में तो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया मैंने, और कुछ पार्ट सॉल्यूट्स का था वो आगे चला गया, तो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन तो उतनी ही है ना, सॉल्वेंट कम हो गया, तो ये वाला पार्ट जब फिल्ट्रेट पकड़ेगा, फिल्ट्रेट जब यहाँ पहुँचेगा तो 500 है। अब इसमें से इसके साथ इक्विलिब्रियम में ये अचीव करने की कोशिश करेगा, तो जब इक्विलिब्रिएट करेगा तो ये हो जाएगा 400 में और ये हो जाएगा 400। ठीक, और ये आगे चला जाएगा। उसके बाद से ये फिर से एक और फिल्ट्रेट आएगा। ठीक, वो भी उसी तरह से आएगा, वो 500 का रहेगा मान लो, फिर इक्विलिब्रिएट करेगा तो ये 450 चला जाएगा, ये भी 450 हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते जैसे यहाँ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा पानी खींचेगा, ज़्यादा पानी खींचेगा तो ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर फिल्ट्रेट पहुंचेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो ज़्यादा सॉल्यूट्स अवेलेबल होंगे इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो हर बार जब भी फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा तो धीरे धीरे करते करते मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1200 तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूट्स यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है, यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली आपका, अलॉन्ग विथ वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इनिशियल पार्ट्स। तो इस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन हाइपर ऑस्मोलर है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम ये देखते हैं, आगे जाके भी हमें मालूम है कि जो डिस्टल पार्ट है, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे भी एक चैनल होता है उनके सेल्स में जो सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करते हैं, वो भी इसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी में। ठीक, और वो भी वाटर इम्परमिएबल होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि कैसे हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हर बार जब भी, अब यहाँ पे तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है तो इसमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव हो गई है, सॉल्यूट्स ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, क्लोराइड ज़्यादा है, और भी बहुत सारे सॉल्यूट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हाइपर ऑस्मोलर है। अब मान लो ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, ठीक, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो शुरू में इनिशियल पार्ट में क्या होगा कि इसमें से पानी रीअब्जॉर्ब होगा, हमने देख लिया, वाटर परमिएबल होता है। तो इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूरिन डाइल्यूटिंग यूरिन कंसेंट्रेशन। ठीक, यूरिन कंसेंट्रेटिंग सेगमेंट हो गया ये, क्योंकि मैं इसमें से पानी निकाल रहा हूँ। और जब यहाँ तक फिल्ट्रेट पहुँच जाएगा तो इस फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर पहुँच जाएगी, और फिर ये ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा। ठीक, धीरे धीरे इसमें से अब सॉल्यूट्स निकलेंगे। ठीक, क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल है, तो जब तक यहाँ पे पहुँचेगा, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी पार कर लेगा, तो इसकी कंसेंट्रेशन अराउंड 60 मिली ऑस्मोल्स
पर लीटर हो जाएगी। तो मतलब ये वाला जो सेगमेंट है वो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब ये जो नेफ्रॉन का ये वाला जो अरेंजमेंट है ना लूप में, कि यहाँ पे फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहाँ पे फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये काउंटर फ्लो हो गए। तो ये इसको बोलते हैं काउंटर करंट। दो तरह के करंट है, करंट बेसिकली फ्लो, ठीक है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या हुआ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल हाइपरऑस्मोलैरिटी अचीव हो गई, बन गई, ठीक है। अब इसी नेफ्रॉन का ये जो लूप ऑफ हेनली है, ये जो अरेंजमेंट है, इनके साथ एक ब्लड वेसल होती है जो हेयर पिन लाइक ही होती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। बेसिकली ऐसे नेफ्रॉन्स जहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं उन नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऑफ हेनली होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक, और हेयर पिन शेप में होता है। तो इसमें मान लो अगर ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से, अब हम फिल्ट्रेट की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा, अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं, जो प्लाज्मा फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सर्कुलेशन में है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है। अब मान लो कि ये भी कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहा है। हमें ये मालूम है कि कंसेंट्रेशन धीरे धीरे हाइपरऑस्मोलैरिटी होती बढ़ की तरफ जा रही है। 300, 600, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 800, 1000, 1200, ठीक। तो क्या होगा कि जब ब्लड यहाँ से ऐसे फ्लो नीचे की तरफ फ्लो करेगा ना, टुवर्ड्स द मेडुला, तो क्या होगा, इसमें से पानी बाहर आएगा, ठीक, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चली जाएगी 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक, ठीक। अब जैसे ये काउंटर, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो जब करेगा तो ये क्या करेगा कि ये सॉल्यूट्स बाहर फेंकने लगेगा, क्योंकि ब्लड वेसल है, यहाँ पे तो कोई नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पे वाटर और सॉल्यूट्स फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू ही आराम से ये ट्रांसफर हो सकते हैं, बस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे वापस जाने लगेगा तो धीरे धीरे सॉल्यूट्स अंदर से बाहर आने लगेंगे, ठीक। और यहाँ पे जब पहुंचेगा ब्लड, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 325 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब इस हेयर पिन लाइक ब्लड वेसल का काम क्या है, ये इसलिए बनाई गई है कि पहली बात, मेडुला का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई मेंटेन हो सके डीप इनटू द मेडुला, ठीक, इनर मेडुला तक ब्लड सप्लाई हो सके, और जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ तो ब्लड फ्लो भी स्लो होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे ये ब्लड वेसल टर्न लेती है तो इस ब्लड वेसल का बेसिक फंक्शन ये है कि इनर मेडुला को ब्लड सप्लाई कर सके, ठीक, और इनका ब्लड फ्लो भी बहुत स्लो होता है और ब्लड वॉल्यूम भी बहुत कम होता है जो इस वेसल से पास होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है ये डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ब्लड यहाँ से वापस बाहर निकला उसने सिर्फ 25 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ही मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये वापस से रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस ब्लड वेसल का मेन फंक्शन ये है, एक तो ब्लड सप्लाई भी है मेडुला का, और एक और मेन फंक्शन है कि जो सॉल्यूट्स यहाँ पे मेडुला में आपने बाहर इंटरस्टिशियम में डाल दिए, वो ब्लड एक बार उनसे एक्सपोज हो सके, ब्लड उनमें से जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है और पानी बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर जब यू टर्न लेती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वापस से ये सॉल्यूट्स बाहर आने लगते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें वो भी बाहर आने लगती हैं, ठीक। तो एक तरह से ब्लड फिर से एक फिल्टर होता हुआ निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एक तो हो गया ये काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या हुआ कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपरऑस्मोलैरिटी अचीव हो गई। दूसरी चीज़, काउंटर करंट एक्सचेंजर का ये मतलब हुआ कि ये जो क्या कहते हैं हाइपरऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट है इसको मेंटेन कर रहा है ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर नेफ्रॉन सीधा होता तो इतना बड़ा ग्रेडियंट बन नहीं पाता 1200 तक का, और अगर ये ब्लड वेसल भी सीधी होती तो ये जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ये वॉश अवे हो जाता। तो इसको मेंटेन करने के लिए वासा रेक्टा ज़रूरी है ताकि यहाँ से ब्लड सप्लाई होता हुआ चलता जाए, और बनाने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म ज़रूरी है, ठीक है। अब एक और बात
कि ये 1200 ही क्यों है। बेसिकली नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर के कंसंट्रेशन तक। ठीक, इसका ये मतलब हुआ अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, इंसान है, और हेल्दी डाइट है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक, तो उसके अंदर डेली प्रोडक्शन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का है, मेटाबोलाइट्स का है, वो अराउंड 600 मिली ऑस्मोल्स है। ठीक, और किडनी को इतना वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए 1 लीटर फ्लूइड चाहिए। ठीक, इसका ये मतलब हुआ एक सेकेंड, अगर एक हेल्दी आदमी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है इन 24 आवर्स, इन 1 डे 600 मिली ऑस्मोल्स का वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है ब्लड में, तो उसको कितना फ्लूइड वॉल्यूम लगेगा? अगर नेफ्रॉन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1 लीटर में 1200 डिसॉल्व कर सकता है, ठीक, सॉल्यूट्स को, तो 600 मिली ऑस्मोल्स को कितना फ्लूइड लगेगा डिसॉल्व करने के लिए? तो इट्स ओनली हाफ अ लीटर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि नॉर्मली 600 मिली ऑस्मोल अगर सॉल्यूट्स हैं, ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो हाफ लीटर फ्लूइड चाहिए ताकि वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा 600 से 1000 हो गया मिली ऑस्मोल, मतलब 1000 मिली ऑस्मोल सॉल्यूट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो 0.5 से ज़्यादा लगेगा फ्लूइड, मे बी अराउंड 700-800 ml लगेगा। और अगर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है तो फिर इसका ये मतलब हुआ 1 लीटर आपको फ्लूइड चाहिए ताकि उसमें एक्सक्रीट कर सके वो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है, वो इस वजह से कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कब बोलते हैं और एबनॉर्मल यूरिन आउटपुट कब बोलेंगे। अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है और वो 24 आवर्स में 500 ml फ्लूइड यूरिन बना रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ हिज किडनीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली। लेकिन अगर लेस देन 500 ml फ्लूइड आ रहा है, यूरिन आ रहा है 24 आवर्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो यूरिया। ठीक है, ये समझना जरूरी है क्योंकि अगर ओलिगो यूरिया का ये मतलब हुआ कि अगर लेस देन 500 ml यूरिन है विद इन 24 आवर्स, तो इसका मतलब किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दे कैन नॉट एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है ब्लड में उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, तो 500 ml से कम यूरिन नहीं बनना चाहिए 24 आवर्स में। ठीक है, मिनिमम 500 ml ऑफ यूरिन शुड बी प्रेजेंट, और अगर 3500 और अबव है तो इसको पॉली यूरिया बोलते हैं। ओके, तो हमने दो चीज़ देख ली बेसिकली, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपरऑस्मोलैरिटी लाता है, वासा रेक्टा कैसे इसको मेंटेन करती है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एडीएच का रोल क्या है, फिर उसके बाद हम दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करेंगे, पर्सन ए और पर्सन बी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब हम लोग रोल ऑफ एडीएच देख लेते हैं। अगर मान लो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक, हमें ये मालूम है ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ठीक, हाइपोथैलेमस के आगे जो होते हैं उनको बोलते हैं, ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक, ऑस्मो रिसेप्टर्स ये चेक करते हैं कि आपके ब्लड प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है। ठीक, और हमें मालूम है कि हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोफिशियल पाथवे से एडीएच रिलीज करेगा। तो जब भी आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये इनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक, और अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ये मतलब हुआ कि यूरिन कम बनेगा। तो हमें ये मालूम है ये इनका रिसेप्टर है, और फिर अल्टीमेटली जी स्टिमुलेटरी, एडिनाइल साइक्लेस और प्रोटीन काइनेस ए ये स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, ये स्पेशल वाटर चैनल्स बनाने लगते हैं
और स्पेशल वाटर चैनल्स यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, बेजोलैटरल साइड पे भी और ल्यूमिनल साइड पे भी। तो जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, एंड पार्ट में, उसमें से वो पानी और अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर और ये वापस से कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, हमें ये मालूम है कि एंड वाले पार्ट में क्या होता है, हाइपरऑस्मोलैरिटी इंक्रीज रहती है, तो वो भी इसमें से पानी खींच लेती है। ठीक है, लेकिन ये पानी का ट्रैवल जो है ये एक्वापोरेंस की वजह से होता है, एक्वापोरेंस 2 और 3 एक्वापोरेंस ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं वाटर के लिए। ठीक है, तो एक्वापोरेंस चैनल्स इन प्रेजेंट ये तभी ल्यूमिनल साइड पे लगते हैं जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा, तभी जाके एक्वापोरेंस चैनल्स यहाँ पे ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट होंगे, लग जाएंगे। और मेडुलरी इंटरस्टिशियल हाइपरऑस्मोलैरिटी की वजह से वाटर ड्रैग होगा और ज़्यादा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यूरिन का फ्लूइड कम होगा, लेकिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमें नेफ्रॉन से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगा अगर मैं पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लूँ। तो इस तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करता है। उसी तरह से एल्डोस्टेरोन भी है, एल्डोस्टेरोन लेकिन सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है और फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इट ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड। ठीक, अब अगर मान लो किसी को हाइपो ऑस्मोलैरिटी है मगर प्लाज्मा फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी लेस हो गया, ठीक, हाइपो ऑस्मोलर, तो एडीएच सिक्रीट नहीं होगा, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा ताकि ऑस्मोलैरिटी वापस से नॉर्मल की तरफ आ जाए। ठीक है, अब हम लोग वो दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको एक और बात बतानी है। अगर ये नेफ्रॉन है और ये इसका लूप है, फिर थिक असेंडिंग पार्ट है, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक, लास्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से ये अब्जॉर्ब आराम से कर सकते हैं यूरिया को, और ये यूरिया वापस से नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये क्योंकि यहाँ से मतलब आपका असेंडिंग पार्ट से लेके यहाँ तक यूरिया इज इम्परमिएबल। ठीक है, बस इसको लास्ट चांस मिलता है कि वापस रीअब्जॉर्ब हो सके, वरना अदरवाइज सारा यूरिया आपका यूरिन में ही जाता है। ठीक है, तो जो यूरिया बाहर आ जाता है इंटरस्टिशियम में, मेडुला में, वो वापस से नेफ्रॉन में चला जाता है, फिर वापस से रिसाइकिल होकर आता है, तो इसको रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया बोलते हैं। और ये यूरिया इंटरस्टिशियम का जो हाइपरऑस्मोलैरिटी था उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये यूरिया रिसाइकलिंग के बारे में मुझे बताना था। अब हम लोग वो दोनों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास पर्सन ए था और पर्सन बी था। ठीक, पर्सन ए ने क्या किया था कि बहुत सारा पानी पी लिया था, ठीक, और पर्सन बी जो था हमारा वो डेजर्ट में था। ठीक, अब जो पर्सन ए था उसका जो सर्कुलेशन है, उसके प्लाज्मा फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो 300 से कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया मैंने, तो प्लाज्मा फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो किडनीज क्या करेंगी, अब किडनीज को वाटर ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन पास करना है, तो एडीएच नहीं होगा, ठीक, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो जो भी वाटर आपका पास ऑन हो रहा था, क्योंकि एंड वाले पार्ट में नेफ्रॉन में हमने देखा कि 60 मिली ऑस्मोल पर लीटर की कंसेंट्रेशन हो जाती है, इसका मतलब देयर इज वेरी लेस सॉल्यूट्स प्रेजेंट, या फिर बोलो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, निकलेगा लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये डेजर्ट वाला आदमी था
इसको वाटर लॉस हो रहा था, ठीक है। तो जो ब्लड में सर्कुलेशन थी उसका जो ऑस्मोलैरिटी था वो बढ़ गया था, कंसेंट्रेशन प्लाज्मा फ्लूइड का। तो इसका जो किडनी होगा इसका किडनी क्या करेगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम, हाइपरओस्मोलैरिटी और काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ठीक है, और काउंटर करंट एक्सचेंजर, सारे प्रोसेसेस यूज करके सारा वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, सारा वाटर रीअब्सॉर्ब करके लेस वाटर एक्सक्रीट आउट करेगा और सॉल्यूट्स को भी एक्सक्रीट आउट कर देगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो ये वाला जो पर्सन ए है, इसमें यूरिन में वाटर इंक्रीज है, ठीक। और वेस्ट को क्या ही बोलो कि उतना ही वेस्ट आपके ज़्यादा पानी में डिजॉल्व है, ठीक। और अगर मान लो ये पर्सन बी है, ठीक, इसको वाटर लॉस कम करना है, तो यूरिन में वाटर कम रहेगा और वेस्ट दोनों का सेम रहेगा। तो अब मुझे आप ये बताओ कि दोनों में अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सेम है या सॉल्यूट्स की क्वांटिटी सेम है और वाटर का मैं चेंज कर रहा हूँ एक्सक्रीशन अमाउंट, तो फिर किस में डाइल्यूटेड और किस में कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगी? ए में आपका वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है उतना ही सॉल्यूट के लिए, तो ये डाइल्यूटेड यूरिन बना रहा है। और यहाँ पे वाटर कम हो गया, वेस्ट उतना ही प्रोडक्ट है जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन बन। इसका ये मतलब हुआ कि जो डेजर्ट में आदमी घूम रहा है, व्हेन ही यूरिनेट्स ही गेट्स अ वेरी डार्क येलो यूरिन, ठीक। और जो पर्सन ए है जिसने बहुत सारा पानी पी लिया है, ही गेट्स वाटर लाइक यूरिन। तो आई होप आप लोग को ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली समझ में आ गया। मेरा बेसिक मोटो ये था कि आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए, काउंटर करंट और काउंटर एक्सचेंजर, ठीक, और उसके बाद यूरिया रिसाइकलिंग। तो उन वजह से क्या होता है कि जो नेफ्रॉन का अरेंजमेंट है ना, तो बेसिकली एक तरफ से आपका कंसनट्रेटिंग सेगमेंट हो गया, एक तरफ से आपका डाइल्यूटिंग सेगमेंट हो गया, तो द फिल्ट्रेट गेट्स, तो मतलब नेफ्रॉन गेट्स अ मल्टीपल चांस टू रीअब्सॉर्ब एंड थ्रो अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द नेसेसरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से यूरिन को कंसनट्रेट और डाइल्यूट बनाया जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे।